राजवीर अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। बिजली विभाग में छोटा पद लेकिन सरकारी नौकरी थी, जिस कारण राजवीर ने कभी गांव से बाहर जाने के बारे में सोचा ही नहीं। ऐसे में सौरभ की पढ़ाई लिखाई गांव में ही होती है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सौरभ जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। शाम को जब वो घर आता है, सौरभ बेटा क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक होता तो मैं परेशान क्यों होता मम्मी। नौकरी के लिए लोगों से भीख मांग रहा हूँ। न जाने पिता को क्या सूझी थी, कम से कम मुझे शहर में रहकर वहीं से मेरी पढ़ाई करवा देते, वहां मुझे आसानी से जॉब तो मिल जाती। बेटा तुझे तो पता है तेरे पापा की जॉब यहाँ पर थी, इसलिए हम गांव से बाहर ही नहीं गए, और तेरे पापा तुझे खुद से अलग भी नहीं रखना चाहते थे। लेकिन मेरे करियर का क्या होगा? शहर में पढ़ा होता तो मेरी लाइफ सेट थी। यहाँ तो रोज सुबह सीवी लेकर यहाँ वहां जाता हूँ और शाम को खाली हाथ घर लौट आता हूँ। लगता है मेरी जिंदगी बस यही करते करते निकल जाएगी। तभी राजवीर भी ऑफिस से घर आ जाता है। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, यहाँ हमारा अपना घर है, मेरी पेंशन आ रही है, तुझे रहने खाने की कोई दिक्कत है क्या? पापा आप समझ नहीं रहे, इस तरह से मैं पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं, अरमान है। खैर छोड़िए, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसा कहकर सौरभ अपने कमरे में चला जाता है। राजवीर और माया को सौरभ का ये व्यवहार बहुत बुरा लगता है, लेकिन सौरभ की चिंता जायज थी। ईशानवी के माता पिता ने बिल्कुल सही किया, उसे हमेशा से शहर में रखकर उसकी पढ़ाई करवाई है। देखो तो आज वो कितनी अच्छी जॉब कर रही है। काश मेरे मम्मी पापा को भी इतनी समझ होती। दरअसल ईशानवी सौरभ के साथ स्कूल में पढ़ती थी। 6ठी क्लास की पढ़ाई के बाद ही उसके माता पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था, जहां पढ़ाई करने के बाद वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में टीम लीडर के पद पर काम कर रही होती है। शहर जाने के बाद ईशानवी लगातार सौरभ से फोन पर बातें किया करती और जब जब घर आती दोनों मुलाकात भी करते। इसी दौरान सौरभ और ईशानवी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सौरभ जब भी परेशान होता वो ईशानवी को फोन करता। हेलो ईशानवी। हाय सौरभ, कैसा है मेरा बाबू? अरे क्या बताऊं यार, मेरा दिमाग बड़ा खराब रहता है। रोज सुबह जॉब ढूंढने जाता हूँ और कहीं कोई बात ही नहीं बनती। शाम को घर वापस आ जाता हूँ। लगता है सारी उम्र नौकरी ढूंढते ढूंढते ही निकल जाएगी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। सौरभ इतना नेगेटिव नहीं सोचते, देखो तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो ना। हाँ यार कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश करने से क्या होगा? यहाँ उस तरीके की जॉब भी तो होनी चाहिए ना जैसा मैं चाहता हूँ। देखो सौरभ, एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, गांव में तुम्हें वो जॉब कभी नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? यहाँ मैं हूँ, तुम्हें रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी और जॉब ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद भी कर पाऊंगी। देखो यहाँ से मैं सिर्फ फोन पर तुम्हें दिलासा दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी मदद कर पाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे शहर आना ही पड़ेगा। मैं पापा मम्मी से बात करता हूँ। माया चाय लेकर सौरभ के कमरे में जा रही होती है और तभी उसकी ये बात वो सुन लेती है। सौरभ फोन रख देता है। सौरभ बेटा ले चाय पी ले। लाओ माँ, चाय की तो बहुत जरूरत थी मुझे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सौरभ बेटा एक बात पूछूं? हाँ मम्मी बोलो। अभी तो फोन पर किससे बातें कर रहा था? तू कहीं जा रहा है क्या बेटा? मम्मी मैं ईशानवी से बात कर रहा था, वो शहर में जॉब करती है ना। मैं सोच रहा था मैं भी वहीं जाकर जॉब की तलाश करूं, वो मेरी हेल्प कर देगी, मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगी। क्या तू हमें छोड़कर चला जाएगा बेटा? हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? ओफो मम्मी, मैं शहर ही तो जा रहा हूँ, विदेश नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जाएगा तो हमसे दूर ही ना। मम्मी आप ही बताओ मेरा क्या फ्यूचर है? अरे मैं नौकरी ढूंढते ढूंढते फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। क्या आप नहीं चाहती कि मेरा भी करियर बने? देखो ईशानवी और मैं साथ में पढ़ते थे और आज वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। माया बिना कोई जवाब दिए सौरभ के कमरे से बाहर आ जाती है और राजवीर को सारी बात बताती है। उस ईशानवी ने हमारे बेटे पर न जाने कौन सा जादू कर दिया है, बस एक ही रट लगा रहा है कि उसे शहर जाना है, जैसे हमने तो गांव में जिंदगी जी ही नहीं। माया ये आजकल की लड़कियां हैं, अब तुम्हारे जमाने वाली बात नहीं रही कि लड़कियां सीधी सादी हुआ करती थी। ईशानवी तो बहुत चालू है, उसने हमारे बेटे को शहर की चकाचौंध की तस्वीरें दिखा दी होंगी, तभी सौरभ शहर जाने के लिए इतना तड़प रहा है। सौरभ कितना परेशान है, उस पर नौकरी का कितना मानसिक दबाव है, इस बात से राजवीर और माया को कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो तो बस सौरभ के शहर जाने की खबर से मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। अब राजवीर और माया रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। शाम को राजवीर ऑफिस से घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे उसका चचेरा भाई देशराज मिल जाता है। अरे राजवीर, कहाँ जा रहा है? राजवीर बुझी हुए स्वर में जवाब देता है, घर जा रहा हूँ भैया, और कहाँ जाऊंगा। क्या बात है, इतना उदास क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जिस घर का इकलौता चिराग घर छोड़कर जा रहा, उस बाप के चेहरे पर रौनक कैसे आ सकती है भैया? क्या सौरभ कहीं जा रहा है क्या? हाँ, वो हमें छोड़कर शहर जाना चाहता है। अब उसका हमारे साथ मन नहीं लग रहा। हाँ भाई, हम बूढ़े जो हो गए, हमारे पास कैसे मन लगेगा उसका? ये तो बहुत गलत बात है। मैं सौरभ को समझाऊंगा, उसे घर छोड़ने की जरूरत क्या है। वही तो, उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, फिर भी उसे तो शहर जाना है। इसी तरह से एक दिन माया घर के बाहर सब्जी खरीद रही होती है, जहाँ उन्हें पड़ोस में रहने वाली सरिता देवी मिलती है। अरे माया जी, कैसी हैं? भिंडी खरीद रही है। आज घर में बेटे की मनपसंद भरवा भिंडी बनेगी। सही है, माँ भी खुश और बेटा भी खुश। कहाँ कोई खुश है सरिता जी। बेटे को अब मेरे हाथ का खाना नहीं खाना, उसे तो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ का बना खाना चाहिए, तभी तो हमें छोड़कर जा रहा है। आपको छोड़कर जा रहा है? लेकिन कहाँ? वही अपनी गर्लफ्रेंड के पास। कह रहा है यहाँ कुछ नहीं रखा, अब जो है सब शहर में ही है, वहीं जाकर नौकरी करेगा और हम दोनों यहाँ अकेले रह जाएंगे। बुढ़ापे में यही देखना बाकी रह गया था। पूरी जवानी निकाल दी बेटे को पालने में, और बुढ़ापे में बेटा बेसहारा करके जाना चाहता है। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए माया आगे कहती है, आप ही बताइए बहन जी, एक लड़की के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाना कहाँ तक जायज है? अरे उसे पाला पोसा है हमने, किसी और ने नहीं। चुप हो जाइए बहन जी, हिम्मत रखिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सौरभ से बात करूंगी, मुझे लगता है वो जरूर मान जाएगा। चलिए, आपको घर छोड़ देती हूँ। दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर आ जाती है। राजवीर और माया लोगों से अपना दुखड़ा रोते हैं। हर किसी के सामने सौरभ की छवि एक नालायक बेटे के रूप में सामने आती है। सौरभ को समझाने के लिए देशराज एक दिन घर आता है। सौरभ दरवाजा खोलता है। चाचा जी आप, नमस्ते। जीता रे पुत्र, सुना है तू शहर जा रहा है? चाचा के मुंह से सीधा सवाल सुनते ही सौरभ थोड़ा ठिठक जाता है। आपको पापा ने बताया? हाँ, तेरे पापा मिले थे मुझे। देख बेटा, मैं तेरे से बहुत बड़ा हूँ, तेरे बाप का बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुझ पर अपना हक समझ कर कह रहा हूँ, ये शहर जाने का इरादा छोड़ दे। तेरे बूढ़े माँ बाप को इस वक्त तेरी जरूरत है बेटा। पूरी जिंदगी अपने शौक मार कर, अपना पेट काट काट कर उन्होंने तुझे पाला है, तेरी हर इच्छाएं पूरी की है। मैं जानता हूँ कि राजवीर की सैलरी इतनी नहीं थी कि तुझे सब कुछ ला कर दे सके जो तू मांगता था, फिर भी उसने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और आज जब उसे तेरी जरूरत है तो उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन चाचा जी, मैं तो नौकरी करने के लिए जाना चाहता हूँ। अरे छोड़ ये नौकरी वकरी, क्या रखा है नौकरी में? यहाँ गांव में तेरा अपना घर है, माता पिता है, गांव की खुली ताजी हवा है। ये सब तुझे शहर में कहाँ मिलेगा? और चाहे मिल भी जाए, मैं तो कहता हूँ वहां तुझे दुनिया की हर खुशी मिल भी जाए, तो भी माँ बाप नहीं मिलेंगे बेटा। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, उनका साथ होना ही सबसे बड़ी दौलत है। जी चाचा जी। सौरभ को अंदाजा भी नहीं था कि उस पर इस तरह से इमोशनली अटैक किया जाएगा। उसे शहर जाकर अच्छी नौकरी करने और अपना करियर बनाने का सपना धराशायी होता नजर आने लगता है। देशराज अपनी बात कहकर चला जाता है। अपने मन से बोझ हल्का करने के लिए सौरभ टहलने निकलता है। तभी उसकी मुलाकात सरिता देवी से हो जाती है। कहाँ जा रहा है सौरभ बेटा? नमस्ते आंटी जी। हमेशा खुश रहो बेटा, और अपने माता पिता को भी खुश रखो। जी जी आंटी जी। और माया जी कैसी हैं? अब ठीक तो है ना? मम्मी को क्या हुआ आंटी? मम्मी तो बिल्कुल ठीक थी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है। तुम्हारे शहर जाने की बात से वो बहुत दुखी हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन मैं समझ सकती हूँ एक माँ का दर्द।
माँ हूं ना, मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है कि जब एक माँ अपना दूध पिलाकर जिस बच्चे को पालती है, उसकी हर छोटी छोटी गलतियों को हंसकर टाल देती है, और वही बच्चा बड़ा होकर माँ के प्यार को ठुकरा कर एक लड़की के पीछे पागल हो जाए, उसके लिए अपना घर बार छोड़ने को तैयार हो जाए, तो माँ पर क्या बीतती है। ये सौरभ पर दूसरा इमोशनल अटैक था। इससे पहले कि वो संभल पाता, सरिता देवी एक और हमला कर देती है। देख बेटा, माँ बाप के चरणों में ही औलाद की दुनिया होती है। अपने माँ बाप को इस तरह अकेला मत कर। अरे मैं तो कहती हूँ, क्या रखा है शहर में? कुछ नहीं रखा, जो है सो अपना घर है, अपना परिवार है। जी आंटी जी। अब शहर जाने की बात तो नहीं करेगा ना? देख बेटा, ये सब बातें अच्छी नहीं होती। तू वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर जाने की सोचेगा, हम तुझे ऐसा नहीं समझते थे। नहीं आंटी जी, नहीं जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, तू घर जा, माया तेरा इंतजार कर रही होगी। खुद को थोड़ा कूल करने घर से निकला सौरभ घर के बाहर भी वही सारी बातें सुनकर और भी मेंटल प्रेशर में आ जाता है। वो घर आकर ईशानवी को फोन लगाता है। ईशानवी यार, ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा। एक तरफ नौकरी ना मिलने का दर्द, दूसरी तरफ मम्मी पापा को लगता है कि मैं शहर क्यों जा रहा हूँ। ईशानवी सौरभ को समझाती है, देखो सौरभ, अभी तुम सेटल नहीं हो, एक बार शहर आ जाओगे, सेटल हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन छोड़ो और शहर आने की तैयारी करो। सौरभ शहर चला जाता है, जहां वो ईशानवी के घर पर रहने लगता है। ईशानवी खुद भी जॉब करती है और जॉब तलाशने में सौरभ की मदद करती है। सौरभ देखो, मैंने तुम्हें एक मेल फॉरवर्ड किया है, एक नया स्टार्टअप है, उन्हें नए और मेहनती लोगों की जरूरत है, तुम अप्लाई करो, मुझे लगता है बात जरूर बनेगी। ठीक है ईशानवी, मैं अभी अप्लाई करता हूँ। सौरभ जॉब के लिए अप्लाई करता है और कुछ दिनों के बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ईशानवी, तुमने सही कहा था, वहां मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं इंटरव्यू की तैयारी करवाती हूँ। ईशानवी उसका इंटरव्यू लेती है और सौरभ इंटरव्यू देता है। इस तरह ईशानवी उसकी पूरी तैयारी करवाती है। परफेक्ट, अब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। थैंक्स ईशानवी, तुम नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। मैं कैसे नहीं होती, मैं तो कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे दिन सौरभ इंटरव्यू देने जाता है। ईशानवी की ट्रेनिंग काम आ जाती है और सौरभ को जॉब मिल जाती है। कई दिनों के बाद सौरभ के चेहरे पर खुशियां दिखाई देती है। अब सौरभ जॉब ज्वाइन कर लेता है। कुछ ही दिनों में दोनों शादी भी कर लेते हैं। इधर गांव में माया बार बार फोन की ओर देख रही होती है। फोन की घंटी बजती है, माया फौरन फोन रिसीव करती है और फोन काट देती है। किसका फोन था माया? अब कंपनी वालों के कॉल थे। वैसे भी हमें और कौन फोन करेगा, तुम्हें क्या लगा सौरभ का फोन होगा? आप ठीक कह रहे हैं, मुझे यही लगा था कि सौरभ ने फोन किया होगा। उसे शहर गए हुए 6 महीने हो गए, एक बार भी उसने फोन नहीं किया। तुम अब भी उसके फोन का इंतजार करती हो? अरे अब उसके फोन का इंतजार करना बंद कर दो। कैसे इंतजार ना करूं, वो शहरी लड़की ने आखिरकार हमारा बेटा हमसे छीन ही लिया, लेकिन मेरा दिल कहता है कि सौरभ का फोन जरूर आएगा। पागल हो तुम। हाँ, बेटे के प्यार में पागल हूँ। अब होश में आ जाओ माया, हमारा बेटा हमें भूल चुका है, वरना इतने दिनों वो हमसे बातें किए बिना कभी नहीं रहा। मेरा दिल नहीं मानता, वो हमें नहीं भूल सकता। चलो छोड़ो, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? भरवा भिंडी, रायता और पराठे। सौरभ की पसंद का खाना। क्या फायदा, कौन सा सौरभ अब तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने आ रहा है? माया चुपचाप उठकर रसोई में जाती है और खाना लगाती है। दोनों खाना खाने लगते हैं। इसी तरह दिन गुजरे होते हैं। कहने को तो राजवीर माया को काफी समझाया करता, लेकिन खुद भी सौरभ के फोन का इंतजार किया करता। बार बार फोन उठाकर देखता कहीं किसी का मिस्ड कॉल या मैसेज तो नहीं पड़ा। फोन का रिचार्ज खत्म होने से पहले फोन रिचार्ज करा लेता। अरे माया, तुम्हारे फोन की बैटरी तो चार्ज है ना? हाँ है तो सही, क्यों, क्या बात हो गई? मैं कह रहा था अपना मोबाइल फोन फुल चार्ज रखा करो, कभी भी कोई जरूरी कॉल आ सकती है। मैं जानती हूँ आप कौन से जरूरी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, अब कोई कॉल नहीं आने वाला। शायद तुम ठीक कह रही हो, अब कोई कॉल नहीं आएगी।
राजवीर और माया दोनों मायूस हो जाते हैं। दोनों ये मान बैठते हैं कि सौरभ उन्हें भूला चुका है, फिर भी कहीं न कहीं दिल के कोने में कसक बाकी थी। एक दिन राजवीर के पास एक नए नंबर से कॉल आती है। वो दौड़कर फोन उठाता है। हेलो सौरभ बेटा, कैसा है तू? उधर से आवाज आती है, राजवीर मैं बोल रहा हूँ, तेरा यार कुलदीप। राजवीर की आवाज की खनक अचानक गायब हो जाती है। ओ कुलदीप, तू है? बता कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू ठीक नहीं लग रहा। क्या बात है, सौरभ का फोन नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सौरभ रोज इसी वक्त फोन करता है ना, इसलिए मुझे लगा उसी का फोन होगा। कुलदीप राजवीर से बातें करके पुराने दिनों की याद को ताजा करने की कोशिश करता है, लेकिन राजवीर का ध्यान कहीं और होता है। माया भी अब किसी से बात नहीं करना चाहती थी। इकलौता बेटा उन्हें भूल चुका है, इस बात का दुख उन्हें पल पल सता रहा होता है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, हर दिन एक जैसे नहीं होते। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। राजवीर और माया की जिंदगी में बेटे से बिछड़ने का जो दुख था, वो अब सुख में बदलने वाला था, क्योंकि अब शहर में सौरभ और ईशानवी ने तय किया था कि वे गांव में जाकर राजवीर और माया को यहाँ ले आएंगे। ईशानवी, मैं सोच रहा था पापा मम्मी को यहीं ले आओ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। घर में माता पिता का होना बहुत जरूरी है। बताओ, हम गांव कब चल रहे हैं? अगले संडे चलते हैं। मैं 2 दिन की छुट्टी ले लूंगा। मैं भी 2 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूंगी। ईशानवी और सौरभ दोनों अपने अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और अगले संडे दोनों गांव चले जाते हैं। इधर राजवीर और माया घर में बैठे होते हैं। राजवीर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और माया घर के बाहर लॉन में लगे पौधों में पानी डाल रही होती है। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। माया की नजर उधर जाती है। गाड़ी से सौरभ और ईशानवी बाहर आते हैं। सौरभ, मेरा बेटा। माया की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। सौरभ और ईशानवी दोनों माया के पास आते हैं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। सौरभ बेटा, तू तो हमें भूल गया। तुझे माँ की याद नहीं आई? मम्मी, तुम्हें भूल जाता तो आज यहाँ नहीं होता। मैं तुम्हें रोज याद करता था। ये है तुम्हारी बहू ईशानवी। माया ईशानवी को गले लगाती है। पापा कहाँ है? अंदर चल, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तीनों घर के अंदर आते हैं। सौरभ के पापा, देखिए तो कौन आया है। राजवीर माया की ओर देखता है और माया के साथ साथ सौरभ और ईशानवी उसकी ओर आ रहे थे। सौरभ बेटा। इस शब्द के आगे राजवीर कुछ नहीं बोल पाता। उसकी सारी भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से बहने लगती है। पापा। सौरभ फौरन पिता के गले लग जाता है। ईशानवी भी राजवीर का आशीर्वाद लेती है। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। कहाँ गायब था तू इतने दिनों से? सॉरी पापा, अब तो जानते हैं मैं अपने जॉब को लेकर कितना परेशान था। पापा, यहाँ मेरे लायक जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं यहाँ अपना करियर नहीं बना सकता था। पापा, आप तो जानते हैं ना, अपनी मेहनत से करियर बनाना और लाइफ में एक गोल सेट करना कितना जरूरी है। इसलिए मैंने शहर जाकर जॉब ढूंढना बेहतर समझा। और आप जानते हैं, आपकी बहू की मदद से वहां मुझे एक बहुत बढ़िया जॉब भी मिल गई है। अच्छी सैलरी है। बस कमी है तो आप दोनों की। पापा, अब बस हमें आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा बेटा। ऐसे नहीं पापा जी, हम चाहते हैं आप दोनों हमारे साथ शहर चलिए और हमारे साथ वहीं रहिए। हाँ पापा, हम आप दोनों को लेने आए हैं। राजवीर और माया दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। पापा मम्मी, मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। मुझे वहां आप दोनों की बहुत याद आती है। अगर आप लोग हमारे साथ शहर चलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम फोर्स नहीं कर रहे, आपकी मर्जी है, लेकिन आप लोग हमारे साथ चलेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। आप दोनों के बिना हमारी सारी खुशियां अधूरी है। हाँ मम्मी जी, प्लीज मान जाइए। माया और राजवीर, जो कि अब तक यही समझते रहे कि शहरी बहू ने उनके लाडले को अपने कब्जे किया हुआ है, ईशानवी को लेकर उनकी ये सोच अब बदल चुकी थी, क्योंकि वही ईशानवी उन्हें अपने साथ शहर चलने के लिए मना रही थी। माया, शहर चलने की तैयारी करो, सामान पैक कर लो। मेरी दवाइयाँ, मेरी घड़ी और हाँ, वो लाल वाला कुर्ता पजामा भी रख लेना। माया मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे तो बहुत सारी पैकिंग करनी पड़ेगी, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। मम्मी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आजा बहू, मेरे साथ मेरे कमरे में चल। ईशानवी सामान पैक करने के लिए माया के साथ उसके कमरे में चली जाती है। दोनों मिलकर पैकिंग करती हैं।
सारी पैकिंग होने के बाद दूसरे दिन राजवीर और माया बहू बेटे के साथ शहर चले जाते हैं।